नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में पीएम मनमोहन सिंह ने इक्तिसादियात का नया मॉडल किया पेश, दहशतगर्दी को बताया आलमी परेशानी। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने करगिल जंग को करार दिया पाकिस्तान की कामयाबी, कहा करगिल मोर्चा था पाकिस्तानी फौज का सबसे कामयाब ऑपरेशन। मार्कंडे काटजू ने मुंबई सीरियल बम धमाका मामले में एक और कसूरवार जैबुन निसा के लिए मांगी सजा माफी, कहा सदर प्रणब मुखर्जी को लिखेंगे खत। और बिजली पानी के बढ़े बिलों के खिलाफ अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल की हालत नासाज, केजरीवाल के अनशन का आज छठा दिन। आदाब, पेशे खिदमत है मंजरनामा और आपके साथ मैं हूं नाज आसिफ शेख। बिजली पानी के बढ़े बिलों के खिलाफ अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल की हालत नासाज होने लगी है। वाज़ेह रहे कि केजरीवाल के अनशन का आज छठा दिन है और इस दौरान उनका कीटोन लेवल 4 के पार पहुंच गया है, जबकि तकरीबन 5 किलो वजन भी घट चुका है। वहीं पार्टी कारकुनान के मुताबिक आवाम की जानिब से मिल रही हिमायत से लगातार उनका हौसला बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोग डर छोड़कर केजरीवाल की मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। जराये के मुताबिक 26 मार्च को ही करीब 83,000 लोगों ने अपने पानी बिजली के बिल नहीं भरने पर अपनी हिमायत दी है। और वहीं पार्टी का दावा है कि एहतजाजी सत्याग्रहियों की तादाद करीबन 2.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और जल्दी ही ये खत अब वजीर आला शीला दीक्षित को सौंप दिए जाएंगे। तो आज छठा दिन है आम आदमी पार्टी के इस अनशन का और बता दें आपको कि आज छठे दिन अरविंद केजरीवाल की हालत बेहद नासाज है। दरअसल उनके वजन में लगातार गिरावट आ रही है और पहले से ही डायबिटीज के पेशेंट हैं अरविंद केजरीवाल और इस लिहाज से डॉक्टर्स भी उन्हें यही हिदायत दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपना अनशन खत्म कर दें। हालांकि न अरविंद केजरीवाल पीछे हटने को तैयार हैं और न ही उनकी पार्टी के कारकुनान। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है बातचीत की। ये साफ है कि अब चूंकि अरविंद केजरीवाल एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, उसके सरबराह हैं, लिहाजा हुकूमत भी इस मामले को, इस अनशन को तवज्जो नहीं देना चाहती। और हिंद प्रेस परिषद के सदर मार्कंडे काटजू ने मुंबई सीरियल बम धमाका मामले में एक और कसूरवार जैबुन निसा के लिए सजा माफी की मांग रखी है। इससे पहले काटजू इसी मसले पर अदाकार संजय दत्त के लिए भी ऐसी मांग कर चुके हैं। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज काटजू ने कहा है कि वो सदर प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन से जैबुन निसा काजी के लिए इंसानियत के तौर पर सजा माफी के लिए अपील करेंगे, एक खत लिखेंगे और मुल्क के सदर प्रणब मुखर्जी को भी वो ऐसा ही खत भेजने वाले हैं। हालांकि इसके बाद आपको बता दें कि आज जब संजय दत्त अपनी शूटिंग के लिए पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए तो रो पड़े और उनका कहना था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जो वक्त उन्हें सरेंडर के लिए मिला है उसी वक्त में वो सरेंडर कर देंगे।
और ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में पीएम मनमोहन सिंह ने इक्तिसादियात का एक नया मॉडल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इक्तिसादियात तशवीशनाक हैं और ऐसे में सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस मौके पर मनमोहन सिंह ने दहशतगर्दी को दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी बताया। Outcomes of this summit reflect our shared commitment to Africa in this regard. Your Excellencies, distinguished delegates, the world today faces uncertainties, turbulence and transition on an unprecedented scale, leading to multiple economic and security challenges for us. Terrorism, piracy and the emerging threats from cyberspace are important security concerns for all of us. It is incumbent upon us to use our collective voice and capacity and make an effective and meaningful contribution to addressing these challenges and fostering global peace, stability and security. In conclusion, Excellencies, let me once again reaffirm the importance that India attaches to the work of BRICS, not only for the benefit of our people. उधर हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुकद्दस सफरे हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आजमीन की दरख्वास्तें बराबर मौसूल हो रही हैं और हज कमेटी को अलॉट शुदा 1,25,000 सीटों के लिए अब तक 2,56,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक 30 मार्च तक ये तादाद 3 लाख से ज्यादा हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शाकिर हुसैन ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अब तक गुजरात से सबसे ज्यादा 4,480 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुकद्दस सफर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन की दरख्वास्तें बराबर मौसूल हो रही हैं और हज कमेटी को अलॉट शुदा 1,25,000 सीटों के लिए अब तक 2,56,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वहीं 30 मार्च तक ये तादाद 3 लाख से ज्यादा हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार अब तक गुजरात से सबसे ज्यादा 41,480 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस 3,07,000 अफराद ने हज कमेटी में दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 1,25,000 अफराद को सफर हज पर जाने का मौका नसीब हुआ था। जराये के मुताबिक 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रियासती हज कमेटियां कुरानदाजी करेंगी और इसी के साथ हाजियों के इंतखाब और वेटिंग लिस्ट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हाजियों के लिए रिहाइशगाहें लेने के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हज कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव का कहना था कि इस बार अजीजिया इलाके में 95,000 हाजियों के लिए रिहाइश यूनिट लेने का फैसला किया गया है, जबकि हरम शरीफ के नजदीक 30 से 35,000 रिहाइश यूनिट लिए जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि ग्रीन जुमरे में इस बार रिहाइश यूनिट क्यों कम लिए जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि हरम शरीफ के एतराफ में नदामी कार्रवाई की वजह से मुतअद्दिद इमारतें टूट गई हैं, इसीलिए ग्रीन जुमरे में रिहाइश यूनिट कम दस्तयाब है। ताहम वो ये बताने से कासिर रहे कि गुज़िश्ता बरस ग्रीन जुमरे में ली गई कितनी इमारतें इन हंगामी कार्रवाई की जद में आई थी। उन्होंने बताया कि ग्रीन जुमरे में अब तक 26,000 से ज्यादा रिहाइश ली जा चुकी है, जबकि अजीजिया में अभी तक 6,000 रियासती यूनिट ली गई है। वाज़ेह रहे कि अजीजिया मक्का मुकर्रमा का मुज़ाफ़ाती इलाका है और हरम शरीफ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बसाया गया है। अजीजिया में कायम करने वाले हज्जाज को खाना काबा के लिए 24 घंटे मुफ्त बस सर्विस फराहम की जाती है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, श्रीनगर, लखनऊ समेत मुल्क के 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इन हाजियों को सऊदी अरबिया लाने ले जाने के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत टेंडर तलब करेगी और जिस एयरलाइंस का भी रेट कम होगा उसी के जरिए हाजियों की आमद और रफ्त का इंतजाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि करगिल में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तान लौटे मुशर्रफ का कहना है कि करगिल जंग पाकिस्तानी फौज का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। आपको याद दिला दें कि 1999 में पाकिस्तानी फौजी सरहद पार कर हिंदुस्तानी सरहद में घुस गए थे। करगिल जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और हिंदुस्तानी सरहद से मार भगाया था। वाज़ेह रहे कि मुशर्रफ करगिल जंग के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और 1999 में हिंदुस्तानी फौजियों के हाथों पाकिस्तानी फौजियों को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ का अब कहना है कि पाकिस्तान को करगिल ऑपरेशन पर फख्र होना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी मीडिया परवेज अशरफ की
माफ कीजिएगा, परवेज मुशर्रफ की करगिल जंग के दौरान उनके किरदार को लेकर तनकीद करता आया है और अब मुशर्रफ का दावा है कि पाकिस्तान में फौज की जीत को सियासी हार बना दिया गया। जाहिर है कि ये बयान आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर परवेज मुशर्रफ ने दिया है। हालांकि इसका क्या असर होगा ये अभी देखना बाकी है। नफा होगा, नुकसान होगा, ये पाकिस्तान की आवाम तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा कि करगिल में पाकिस्तान की जीत हुई थी और उसे सियासी हार में तब्दील कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी बवाल मचा सकता है। हिंदुस्तान का भी कड़ा रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद है। और हुकूमत की बाज आबादकारी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी जेरे एहतमाम कश्मीर से वापस लौटे साबिक अक्सरियत पसंदों के खानदानों ने एक मुजाहरा करके फौरी तौर पर बाज आबादकारी का मुतालबा किया है और कहा है कि जिस तरह पंजाब और शुमाल मशरिकी रियासतों के साबिक अक्सरियत पसंदों के लिए जैसा अमल किया जाता है, इसी तरह कश्मीर में भी खुदसू पदरगी करने वालों की बाज आबादी के लिए हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। साथ ही ये मुजाहरा दिल्ली पुलिस के जरिए लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी है और इसे बता दें आपको कि लियाकत को हिजबुल मुजाहिदीन का अक्सरियत पसंद करार दिया गया था। हुकूमत की बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर से वापस लौटे साबिक अस्करियत पसंदों के खानदान वालों ने एक मुजाहरा किया है। मुजाहरे में फौरी बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया गया। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिस तरह पंजाब और शुमाल मशरिकी रियासतों के साबिक अस्करियत पसंदों के लिए किया गया है, इसी तरह कश्मीर में भी खुद सुपुर्दगी करने वालों की बाज़ाबादी के लिए हिकमत अमली अपनाई जाए। खुद सुपुर्दगी करने वाले सैफुल्लाह फारूक ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हम इस तरह की बाज़ाबादकारी चाहते हैं जैसा कि पंजाब और शुमाल मशरिकी रियासतों के साबिक अस्करियत पसंदों के लिए किया गया है। हम भी इंसान हैं और हमें आजादी से जीने का हक दिया जाना चाहिए। हम बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हमें शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिया गया है। साथ ही हमारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। दरअसल साबिक अस्करियत पसंद जम्मू कश्मीर इंसानी बहबूदा यूनियन के परचम तले मुजाहरा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस के जरिए लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी ये मुजाहरा किया गया, जिसको हिजबुल मुजाहिदीन का अस्करियत पसंद होने का दावा किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो एक अस्करियत पसंद था जिसने बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत खुद सुपुर्दगी की और कश्मीर लौट रहा था। फारूक का यह भी कहना था कि रियासती हुकूमत को पहले इन अस्करियत पसंदों की बाज़ाबादकारी करना चाहिए जो कश्मीर में ही है और उसके बाद बाकी बचे दिगर इंतहा पसंदों को सरहद पार से वापस आने को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तकरीबन 27,000 की तादाद में हैं, लेकिन हमें अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अगर रियासती हुकूमत हमें बसाना चाहती है तो उसे पहले हमारी बाज़ाबादकारी करना चाहिए और फिर सरहद पार से बाकी साबिक अस्करियत पसंदों को वापस जाने के लिए कहना चाहिए। ख्याल रहे कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वादी में इंतहा पसंदों को 1997 की खुद सुपुर्दगी पॉलिसी के तहत फायदा मिला है। वजीर आला का यह भी कहना है कि 27 इंतहा पसंदों को रियासत में निगरानी के तहत लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अपनी मंगेतर आफरीन के साथ निकाह कर लिया है। वाज़ेह रहे कि 30 साला इस क्रिकेटर ने पिछले साल नादियाड में एक निजी प्रोग्राम में सगाई की थी। आफरीन मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन वो बड़ौदरा में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये निकाह दोनों खानदानों की रजामंदी से हुआ है और पिछले कुछ अरसे से टीम इंडिया से बाहर चल रहे पठान ने अब तक 97 वनडे मैचों में 1365 रन और 22 टी20 मैचों में 438 रन बनाए हैं। अपने भाई की शादी को लेकर क्रिकेटर इरफान पठान पहले से ही प्रोग्राम तय करने में मशगूल थे। उन्होंने शादी में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को भी मदहू किया था। हालांकि अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है कि नरेंद्र मोदी यूसुफ पठान की शादी में गए या फिर नहीं। हालांकि पठान खानदान ने इस शादी के प्रोग्राम को पूरी तरह से प्राइवेट रखा। इससे पहले एंगेजमेंट में भी ऐसा ही हुआ था।
और वहीं श्रीलंकाई टीम के साबिक कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने श्रीलंकाई क्रिकेटरों को चेन्नई में होने वाले मैचों से दूर रखने के आईपीएल की हिदायत महकमा के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मजम्मत करते हुए उन्होंने अपने मुल्क के खिलाड़ियों को 3 अप्रैल से शुरू होने वाले इस T20 टूर्नामेंट से हटने के लिए कहा है। रणतुंगा ने कहा है कि जहां तक क्रिकेटरों का सवाल है तो मैं समझता हूं कि वो चेन्नई में नहीं खेल सकते तो उन्हें दूसरे हिस्सों में भी नहीं खेलना चाहिए। मेरी निजी राय है कि अगर खिलाड़ियों का हिंदुस्तान के एक हिस्से में इस्तकबाल नहीं होता तो उन्हें आईपीएल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामकाज को लेकर सदर आसिफ अली जरदारी के साथ इख्तलाफ के बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। जराये के मुताबिक इंतखाबात से एन कब्ल स्टार कैंपेनर का मुल्क छोड़कर चला जाना पीपीपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में बिलावल को पीपीपी पार्टी का सरबराह नामजद किया गया था। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनका अपने वालिद और फूफी फारियाल तालपुर के साथ पार्टी के कुछ मामलात पर इख्तलाफ पैदा हो गया था। इसमें सुन्नी वहाबी फिरके से ताल्लुक रखने वाली दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहिबा के जरिए बेगुना शिया मुसलमानों पर दहशतगर्दाना हमलों और टिकटों का मामला शामिल है। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामकाज को लेकर सदर आसिफ अली जरदारी के साथ इख्तलाफ के बाद उनके बेटे बिलावल अली भुट्टो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। जराये के मुताबिक इंतखाबात से इनकब स्टार कंपेनर का मुल्क छोड़कर चले जाना पीपी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वाज़ेह है कि हाल ही में बिलावल को पीपी पार्टी का सरबराह नामजद किया गया था। वहीं मौसूला इत्तला के मुताबिक उनका अपने वालिद और फूफी फारियाल तालपुर के साथ पार्टी के कुछ मामलात पर इख्तलाफ पैदा हो गए हैं, जिनमें सुन्नी वहाबी फिरके से ताल्लुक रखने वाली दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहबा के जरिए बेगुनाह शिया मुसलमानों पर दहशतगर्दाना हमले और टिकटों का मामला भी शामिल है। वाज़ेह है कि आइंदा 11 मई को पाकिस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। जराये के मुताबिक बिलावल ने अपने वालिद पर वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी ने मलाला पर तालिबान के हमले, क्वेटा में शिया मुसलमानों पर किए गए हमले और कराची में शिया किलिंग मामलों को मजबूती के साथ नहीं उठाया है। साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे खास मामलों पर लापरवाही बरतते हुए तालिबान और वहाबी दहशतगर्द तंजीम लश्कर जंगी और सिपाही साहबा को खुली छूट दे रखी है, जिससे पाकिस्तान में अमन अमान खत्म हो चुका है और आए दिन कहीं न कहीं वहाबी दहशतगर्द तंजीमें बरेलवी और शिया मसलक के लोगों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले करती रहती है। इन वाकयात पर बिलावल अली भुट्टो काफी नाराज है। वाज़ेह है कि सऊदी इमदाद पर चलने वाली दहशतगर्द तंजीम सिपाही साहब और लश्कर जंगी ने फिरकेवाराना तशद्दुद को भड़काने के लिए बड़े पैमाने पर शिया मुसलमानों की मसाजिद और बरेलवी मुसलमानों की दरगाहों में खुदकुश हमले किए हैं, जिससे बड़ी तादाद में बेगुनाह इंसानों का खून बहा है, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और ख्वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल है। वहीं ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को लुभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रखी है। वहीं जराये के मुताबिक 24 साला बिलावल अपनी फूफी के रवैये से नाराज है, क्योंकि उन्होंने सिंध में कुछ उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिनकी सिफारिश बिलावल ने की थी। वहीं जराये के मुताबिक गुज़िश्ता माह बिलावल ने तकरीबन 200 पीपी कारकुनान के नाम बताए थे और सिंध साबिक वजीर आला कायम अली शाह से उन्हें काम देने के लिए कहा था, लेकिन फरियाल ने उसमें भी दखलंदाजी की और उसके बाद फूफी और भतीजे के दरमियान तलखीद बढ़ती गई। वहीं बिलावल ने इन उमूर पर जरदारी से बात की और पार्टी के मामलों में खुद फैसले करने का हक मांगा। वहीं जराये का कहना है कि जरदारी ने अपनी बहन की हिमायत की। वाज़ेह है कि उनकी बहन पार्टी उमूर में कलीदी किरदार अदा करती है। बताया जाता है कि जब जरदारी ने बिलावल से कहा कि जब वो सियासी तौर पर बालिग हो जाएंगे तो पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी। इस पर बिलावल खफा हो गए और दुबई चले गए। मामला यहाँ तक गर्म हो गया कि एक बार बिलावल ने कहा कि अगर मुझे वोट देना होगा तो मैं पीपी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। वहीं बिलावल के इस कदम से पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती थी और वोटरों को जज्बाती तौर पर अपनी तरफ से रागिब करने के लिए ये मौसर हथियार था। दूसरी जानिब पीपी पार्टी के लीडरान का कहना है कि सदर जरदारी अपने ओहदे की वजह से इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं हो सकते और बिलावल के बगैर पार्टी वोटरों को अपनी तरफ झुकाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। उन्हें डर है कि बिलावल अगर लौट कर नहीं आए तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं पार्टी को भुट्टो वोट भी हासिल नहीं होगा। साथ ही उनका यह भी दावा है कि बिलावल सिक्योरिटी की वजह से मुल्क से चले गए हैं और टेलीफोन के जरिए से खिताब करते रहेंगे। वहीं पार्टी जराये का कहना है कि वो दुबई नहीं बल्कि बरतानिया गए हैं। उन्होंने जरदारी से किसी भी तरह के इख्तलाफ की तरदीद की है और कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी खतरात से आगाह किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। यही वजह है कि बिलावल अली भुट्टो फोन के जरिए लोगों से खिताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। ब्रेक के बाद हाजिर है मंजरनामा देख रहे हैं आप। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में अरब लीग की सालाना 2 रोजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। जराये के मुताबिक शामी हिजब इख्तलाफ के कौमी इत्तेहाद के सरबराह माजुल खतीब ने इजलास में शाम की नशस्त संभाल ली है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी शाम की नशस्त हिजब इख्तलाफ को देने का मुतालबा किया है। साथ ही माजुल खतीब ने अपनी तकरीर में कहा कि शाम के मुस्तकबिल का फैसला गैर मुल्की ताकतों को नहीं करना चाहिए, बल्कि शामी अवाम ही अपने मुल्क का फैसला करने का हक रखती है। वाज़ेह रहे कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल अक़वामी इदारों में सदर बशार अल असद के खिलाफ बरसरे पेकार हिजब इख्तलाफ को शाम की नशिस्तें देने का मुतालबा भी किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो बागियों के जेर कब्जा इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब अमीर कतर ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो शाम में जबर व तशद्दुद को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करें। और काबिज इजराइल इंतजामिया ने बैतलहम के गांव की जमीन पर 114 नए हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का आगाज कर दिया है। यहूदी बस्तियों के खिलाफ कायम पब्लिक कमेटी के मुताबिक बुलडोजरों ने बातिन अलमासी पहाड़ की जमीन को हमवार करने के काम का आगाज 2 दिन कबल किया था। जराये के मुताबिक काबिज हुक्काम ने पहाड़ी पर मौजूद 500 हेक्टेयर एराजी पर मुहित बस्ती की चौकी को 114 यूनिट की तामीर के बाद एक पूरी बस्ती में तब्दील करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि इस जमीन के मालिक सलाह खानदान हैं, मगर उन्हें कई सालों से जमीन पर आने की इजाजत नहीं है।
और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलाब को चूम लेते हैं सहरनम शबनमी कतरे, गुलाब को بدي منك ما تحرمني، لا بكل دقيقة تعذبني. क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है